ओके, तो हमारा टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो हमने देखो प्रीवियस लेक्चर्स में क्या बात किया था कि जो हमारा लाइट होता है उस लाइट का डुअल नेचर होता है। वो लाइट जो होता है हमारा वेव नेचर भी शो कर सकता है और वो पार्टिकल नेचर भी शो कर सकता है। सो यहाँ पर भी वही हम लोग देखेंगे कि जिस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने एक्सप्लेन किया कि लाइट का पार्टिकल नेचर होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी उसी तरह से एक्सप्लेन करता है कि हमारा जो लाइट है उसका पार्टिकल नेचर एग्जिस्ट करता है। तो कैसे? तो जैसे मान लो कि सबसे पहला बात उठता है कि ये जो ब्लैक बॉडी यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किया है, ब्लैक बॉडी क्या होता है? तो ब्लैक बॉडी, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में अगर बात करें और अगर ये हर तरह के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है, हर तरह के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, और अगर अपने आप को ये थर्मल इक्विलिब्रियम में अगर मेंटेन रखना चाहता है तो फिर ये क्या करेगा, इन रेडिएशन को फिर वो रिलीज भी करेगा, ट्रांसमिट भी करेगा। ठीक है, तो पहले उसने क्या किया, हर तरह के वेवलेंथ को तुम्हारा एब्जॉर्ब किया, उसके बाद अपने आप को थर्मल इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, ठीक है, उसने क्या किया कि उन रेडिएशन को रिलीज किया, एमिट किया। ठीक है, सो इसी को हम लोग कहते हैं ब्लैक बॉडी। तो अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी is that object which have capacity to absorb all those radiation, all those electromagnetic radiation and to keep it in thermal equilibrium। ठीक है, वो क्या करेगा, फिर वो रिलीज करेगा तुम्हारा उन रेडिएशन को। तो इसे ही हम लोग कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, अब चलते हैं तुम्हारा कि ये जो ब्लैक बॉडी, तो चलो हम लोग समझ गए कि ब्लैक बॉडी क्या होता है कि हर तरह के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और हर तरह के रेडिएशन को तुम्हारा ये रिलीज भी कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है कैसे ये एक्सप्लेन कर रहा है किसी पार्टिकल नेचर को, इस बात को थोड़ा सा समझना। जैसे मान लो कि अगर हम एक सिंपल अगर आयरन रॉड की एग्जांपल ले लें, अगर हम एक आयरन रॉड की एग्जांपल लें और इस आयरन रॉड को हम लोग क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। तो जब इसे हम हिट करते हैं आयरन रॉड को, तो पहले इसने क्या किया, ड्यूरिंग हीटिंग प्रोसेस, जब ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा उस वक्त ये एक्चुअली में तुम्हारा हर तरह के रेडिएशन को क्या कर रहा होगा, एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो उसने भी हर तरह के रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया। लेकिन उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि वो जो आयरन रॉड जैसे ही हीट होता है तो उसके बाद वो क्या करता है कि अब वो रेडिएशन को एमिट करता है। कैसे? तो हम लोग को दिखता है कि पहले उसका रेड कलर दिख रहा है, फिर उसके बाद मान लो हमने ऑरेंज कलर देखा, फिर मान लो हमने येलो कलर देखा, फिर उसके बाद मान लो हमने देखा कि भाई वो तुम्हारा ब्लू कलर हो गया, अल्टीमेटली तुम्हारा व्हाइट कलर हो गया। तो मतलब ये कि जब वो रेडिएशन एब्जॉर्ब किया तो जब वो रिलीज कर रहा है तो रिलीज कैसे कर रहा है, वो सबसे पहले सारे रेड के कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को एमिट कर दिया। जब रेड के सारे वेवलेंथ खत्म हो गए उसके बाद फिर वो मान लो कि उसने ऑरेंज या मान लो येलो का हो, ठीक है, उस तरह के रेडिएशन को खत्म किया। फिर मान लो कि तुम्हारा ब्लू रेडिएशन तुम्हारा आया। मतलब ये कि जो यहाँ पर एनर्जी का एमिशन हो रहा है वो कंटिन्यूअस मैनर में नहीं बल्कि वो एक डिस्क्रीट मैनर में हो रहा है। तो जब भी इस तरह का रेडिएशन होता है जिसमें एनर्जी का एमिशन डिस्क्रीट मैनर में होता है तो हम कहते हैं कि ऑब्वियसली यहाँ पे तुम्हारा उसका कौन सा नेचर रिफ्लेक्ट हो रहा है, पार्टिकल नेचर रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्योंकि हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में भी कहा था कि वहां पे प्लैंक्स ने कहा कि अगर मान लो एनर्जी का एमिशन होता है तो वो स्मॉल एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में होता है, दैट मीन्स कि वो डिस्क्रीट मैनर में होता है। यहाँ पर भी हम लोग उसी चीज को देख रहे हैं कि अगर वो कंटिन्यूअस, अगर मान लो कि एनर्जी एक साथ रिलीज करता तो रेड ऑरेंज येलो ब्लू हर तरह का रेडिएशन हमें आयरन रॉड से एक साथ दिखता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें पहले रेड कलर ऑब्जर्व होता है, उसके बाद मान लो कुछ देर के बाद हमें तो फाइनली अपना ब्लू कलर, फिर व्हाइट कलर। मतलब ये कि जो रेडिएशन रिलीज होता है वो रेडिएशन एक डिस्क्रीट मैनर में होता है। और अगर मान लो इसी को देखो, इसी से ऑब्जर्व होता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लोग अगर कंसिडर करते हैं, सपोज अगर हम लोग अपने ह्यूमन बॉडी को भी कंसिडर करें तो हमारा ह्यूमन बॉडी भी नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर है उस पर जो रेडिएशन एमिट कर रहा है वो रेडिएशन एक्चुअली में तुम्हारा इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है। तो अगर इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगा तो ऑब्वियसली विजिबल तो है नहीं, लेकिन आयरन रॉड का जो रेडिएशन है वो विजिबल रीजन में लाई करता है तो हम लोग उसे देख पाते हैं। तो इस तरह से अगर सिंपल ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोले या सिंपल बॉडी रेडिएशन बोले, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, किस टेम्परेचर पे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रखा गया है, तो ये उस पर डिपेंड करेगा। तो अब इसके बारे में हम लिख लेते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन बेसिकली तुम्हारा क्या है। तो हमने कहा ब्लैक बॉडी
is one that absorbs all the electromagnetic radiation, that strikes it, to stay in thermal equilibrium, it must emit radiation at the same rate as it absorbs. So a black body radiates also electromagnetic रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भी क्या करता है तुम्हारा, ये रिलीज कर सकता है। उसके बाद सिंपल अगर हम इस एक हीटेड या मान लो कि एक ऑब्जेक्ट या मान लो एक हॉट ऑब्जेक्ट की बात करें तो इस तरह से रेडिएशन को क्या करता है, एमिट करता है इन अ डिस्क्रीट मैनर। तो इसे हम लिख सकते हैं रेडिएशन फ्रॉम एनी हॉट ऑब्जेक्ट इज a simple example to explain the radiation emitted in discrete manner. We can see that any hot object emit radiation in visible region, so that we can see that any hot object emit radiation in visible region, so that they emit energy in discrete manner and reflect the particle nature behavior of electromagnetic radiations. ओके, अब हम लोग बात करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफिकल एनालिसिस किस तरीके से होगा। तो हम लोग जब भी बात करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफिकल एनालिसिस, मतलब हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का। तो यहाँ पर देखो हमने एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ ले लिया और वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी। अब जब इंटेंसिटी और वेवलेंथ का जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट के लिए, तो मान लो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो हमने ग्राफ प्लॉट किया वो कुछ इस तरीके से ग्राफ का नेचर आएगा। सेम उसी तरह से अगर मैंने दूसरे टेम्परेचर पे अगर ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ का देखो नेचर वही रहेगा जिस तरह से जा रहा है। एक पॉइंट पे मैक्सिमा अटेन करेगा, देन उसके बाद वो डिक्रीज करेगा, एंड देन उसके बाद फिर से वो मैंने तीसरे टेम्परेचर पे ये ग्राफ प्लॉट किया। तो ये तीनों टेम्परेचर को हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं T1, T2 और T3। अब यहाँ पे जो भी इसका पीक है वो सारे पीक को हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। जैसे कि T3 टेम्परेचर पे ये आपका पीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपका देख लेंगे हम लोग कौन सा वेवलेंथ आ रहा है। जैसे T2 के कोरस्पॉन्डिंग वो हो गया आपका एम्पलीट्यूड जो उसका मैक्सिमा था, T3 के कोरस्पॉन्डिंग वो आपका मैक्सिमा था। तो सभी के कोरस्पॉन्डिंग जो अलग अलग वेवलेंथ आ जाएगा वो वेवलेंथ आ जाएगा आपका T3 के कोरस्पॉन्डिंग λ3,
T2 के कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा 2 और T1 के कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा 1। तो ये आपका लैम्डा 3, लैम्डा 2 और लैम्डा 1। अब अगर लैम्डा 3, लैम्डा 2, लैम्डा 1 को कंपेयर करें तो ग्राफ से क्लियरली ये विजिबल है कि लैम्डा 3 का वैल्यू कम है दैन लैम्डा 2 एंड लैम्डा 1। और हमें ये पता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से कि E इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा, दैट मीन्स कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। मीन्स अगर लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वहाँ पे एनर्जी की वैल्यू कम होगी। सो अगर E3, E2 और E1 को कंपेयर करें तो E3 के वैल्यू E2 से ज़्यादा होगी, E2 की वैल्यू E1 से ज़्यादा। अब आप ये सोचो कि T3 टेम्परेचर पे आपका जो एनर्जी है E3 वो सबसे ज़्यादा है, मतलब ये कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग का जो टेम्परेचर T3 होगा वो T2 से ज़्यादा और T1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने टेम्परेचर कंपेयर कर दिया। तो इसका मतलब ये है, अब देखो इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन किस तरीके से आता है, तो आपको ग्राफ बना देगा और ग्राफ में आपको बेसिकली क्वेश्चन पूछता है टेम्परेचर का कंपैरिजन। तो देखो मैंने यहाँ पे इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का एक मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया। तो ये इस तरीके से आपका मान लो ये हमने T1 टेम्परेचर पे मान लिया और ये T2 टेम्परेचर पे मान लिया। तो ये T1 हो गया, ये आपका T2 हो गया। अब इस T1 T2 आपको कंपेयर करना, तो सिंपली आप पीक से कंपेयर कर सकते हो। आप देखो कि उसके पीक के कॉरस्पॉन्डिंग जो लैम्डा का वैल्यू है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा 1 मैंने मान लिया, इसको लैम्डा 2 मान लिया। क्लियरली विजिबल है लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा 2, सो E2 मस्ट बी ग्रेटर देन E2 मस्ट बी लेस देन E1। सो यहाँ पे E2 की वैल्यू E1 से कम हो गई। अब E1 अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली उस पॉइंट पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी T2 से। तो T1 इज ग्रेटर देन T2। इस तरीके का टेम्परेचर का कंपैरिजन आता है। एक और हम लोग रिस्पेक्ट में ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, वो ये कि जैसे मान लो ये T3 को हमने हाई टेम्परेचर मान लिया। अब आप T3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो पीक है वहाँ पर आप लैम्डा 3 का रेंज देखो, ये एक्चुअली में आपका लोअर वेवलेंथ रीजन है। अगर ये लोअर वेवलेंथ रीजन होगा तो डेफिनेटली इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगा वो हायर फ्रीक्वेंसी रीजन में आएगा। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ऐसे हायर फ्रीक्वेंसी रीजन, या हम कह सकते हैं हाई एनर्जी रीजन। हाई फ्रीक्वेंसी रीजन या हाई एनर्जी रीजन मतलब ये कि जहाँ पर पीक सबसे ज़्यादा होगा, मतलब हाई टेम्परेचर पे लोअर वेवलेंथ जो कंटेन करने की कैपेसिटी होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो क्या होगा, काफ़ी कम होगा। और हायर वेवलेंथ यहाँ पे देख रहे हैं ना, लोअर वेवलेंथ जो है, ठीक है, लैम्डा 3 मतलब लोअर वेवलेंथ रीजन, ये अपने साथ लोअर वेवलेंथ बहुत ज़्यादा अपने साथ कंसिस्ट किया हुआ, हायर वेवलेंथ काफ़ी कम है। लेकिन अगर हम T1 टेम्परेचर पर देखेंगे तो वहाँ पर आपका हायर वेवलेंथ ज़्यादा है और जो आपका लोअर वेवलेंथ रीजन है, ठीक है, वो आपका काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। तो मेनली आपको क्वेश्चन इसी तरीके से रहता है, केमिस्ट्री में कभी भी क्वेश्चन होगा। ऐसे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, मगर वो हम लोग करते हैं फिजिक्स में।